Bismillahirrahmanirrahim. My dear viewers, Assalamu alaikum. Today I'm here with explanation of the chapter Determination for my grade 12 students from their Unit 4, Chapter 1. Determination deals with the willpower and spirit, high spirit of जॉन रॉयबलिंग एंड हिज सन वाशिंगटन। इस चैप्टर में जॉन रॉयबलिंग के बारे में बताया गया है और उसके बेटे वाशिंगटन के बारे में। जॉन रॉयबलिंग एक बहुत क्रिएटिव इंजीनियर था अमेरिका में। उसने 1883 में ये सोचा कि न्यूयॉर्क सिटी को लॉन्ग आइलैंड जो दूसरा शहर है उससे मिलाया जाए एक ब्रिज के ज़रिए। These days, the driving distance of New York City and Long Island is almost 1 hour and 32 minutes if we travel at consistent speed. अगर हम मुसलसल बग़ैर किसी ब्रेक के हम चलते जाएं तो तकरीबन 1 घंटा और 32 मिनट की ड्राइव है लॉन्ग आइलैंड और न्यूयॉर्क के दरमियान। ऑलमोस्ट द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। नाउ जॉन रॉयबलिंग ने सोचा कि क्यों ना लॉन्ग आइलैंड को न्यूयॉर्क से एक ब्रिज के ज़रिए मिला दिया जाए, इनको कनेक्ट कर दिया जाए फासले को कम करने के लिए। उस वक्त जब उसने अपने आइडिया को एक्सप्रेस किया तो पूरी दुनिया के इंजीनियर्स ने उसकी मुखालफत की और उसे कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। इट वॉज जस्ट हिज आइडिया, ये सिर्फ एक ड्रीम ही है, ये ख्याल ही है, इसको प्रैक्टिकल शेप नहीं दी जा सकती। इट इज़ समथिंग इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा दिस इज़ एन इम्पॉसिबल फीट, ये नामुमकिन काम है जो इससे पहले ना कोई कर सका और ना आइंदा ऐसा हो सकता है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स ने जॉन रॉयबलिंग को डिस्करेज किया, लेकिन जॉन रॉयबलिंग दिल में जानता था, ही न्यू डीप इन हिज हार्ट दैट इट कुड बी बिल्ड, कि ये ब्रिज बन सकता है। चुनांचे उसको सिर्फ कोई ऐसा बंदा चाहिए था जिसको वो कॉन्फिडेंस में ले, जो उसके साथ खड़ा हो। फिर उसने बहुत डिस्कशन के बाद, बहुत परसुएशन के बाद अपने बेटे को बहुत अर्ज किया इस बात पे, उसको कन्विंस किया कि ये ब्रिज बन सकता है और आखिरकार उसका बेटा जिसका नाम वाशिंगटन था वो भी कन्विंस्ड हो गया, उसको भी यकीन आ गया और वो भी अपने फादर के साथ मिल गया। उन्होंने इंजीनियर्स को हायर किया, क्रू उन्होंने अपना हायर किया और अपने काम पे, अपने प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। अभी कुछ ही महीने उस प्रोजेक्ट के गुजरे थे कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ उस जगह पे जहाँ पे काम हो रहा था, जिसमें जॉन रॉयबलिंग की डेथ हो गई और जबकि उसका बेटा शदीद ज़ख्मी हो गया और इस तरह से ज़ख्मी हुआ कि वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया, उसका एक हिस्सा दिमाग का भी डैमेज हो गया, वो बिल्कुल मूव भी नहीं कर सकता था अपने बिस्तर से, सिर्फ वो एक फिंगर उसकी मूव हो सकती थी, बाकी वो बिल्कुल मोशनलेस हो गया था। वो अपने हॉस्पिटल बेड पे था कि अचानक कर्टन्स जो है हल्की सी हवा चली, पर्दे जो हैं वो उठे तो उसने बाहर आसमान, खिड़की के साथ उसका बेड था, उसने बाहर आसमान, नीले आसमान को देखा, ऊंचे ऊंचे दरख्तों के टॉप्स को हिलते हुए, ग्रीन ट्रीज को देखा। इट वाज अ मैसेज फॉर हिम, ये उसके लिए उम्मीद का एक पैगाम था। उसने कहा कि ये काम वो अपने फादर के उस ख्वाब को ज़रूर तकमील तक पहुंचाएगा। ही मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ वन फिंगर, वो एक फिंगर को मूव कर सकता था। उसके ज़रिए उसने अपनी बीवी के हाथ पे अपनी बीवी के बाजू पे मैसेजेस टाइप करना, लिखना शुरू कर दिए अपनी एक फिंगर से, और उसकी बीवी डी कोड करके उन मैसेजेस को समझती थी, उसको इंटरप्रेट उन मैसेजेस को करके समझ जाती थी कि उसका हस्बैंड चाहता है कि इंजीनियर्स को दोबारा बुलाया जाए। उसकी वाइफ ने इंजीनियर्स को बुलाया और फिर वो इंस्ट्रक्शंस को उन्हीं के अपनी वाइफ के बाजू पे इंस्ट्रक्शंस लिखता जाता था। उसकी जो वाइफ थी वाशिंगटन की, वो डी कोड करके इंजीनियर्स को समझाती थी कि क्या करना है, व्हाट डज ही वांट टू से, वो क्या कहना चाहता है। देन फाइनली ये हुआ कि
13 साल का अरसा लगा इस ब्रिज को मुकम्मल करने में। 13 साल एक अपाहज शख्स जो ना बोल सकता था ना हिल सकता था, उसने सिर्फ अपनी एक फिंगर से अपनी वाइफ के बाजुओं पे इंस्ट्रक्शंस लिखता जाता था ताकि वो इंजीनियर्स को समझाती जाए कि आगे क्या करना है। और 13 साल के अरसे में आखिरकार वो ब्रिज कंप्लीट हुआ और आज भी वो ब्रुकलिन ब्रिज के नाम से वहाँ पे मौजूद है। न्यूयॉर्क सिटी में ब्रुकलिन ब्रिज के नाम से है, जो कि आज भी इस बात की एग्जाम्पल है, नेवर से डाई एटीट्यूड की एक बेहतरीन मिसाल है, जो ना ख़त्म होने वाला हौसला, जिस हौसले ने कि फ़िज़िकल हैंडीकैप, वो जिस्मानी तौर पे अपाहज था, लेकिन उसके बावजूद उसने एक इम्पॉसिबल जो गोल था उसको अचीव किया, नामुमकिन बात को मुमकिन बनाया, जिसको पूरी दुनिया एक तरफ थी और वॉशिंगटन और उसका बाप रॉयबलिंग एक तरफ थे। पूरी दुनिया कहती थी नामुमकिन है, ये दोनों बाप बेटा खड़े हो गए इस टास्क के सामने और इसको शुरू कर लिया। और आखिरकार इतनी मुश्किलात के बाद ये उनकी विल पावर थी जिसकी वजह से ब्रुकलिन ब्रिज आज हमारे सामने अपने मटेरियल फॉर्म में मौजूद है और उनकी विल पावर और डिटर्मिनेशन की बेहतरीन मिसाल है। Introduction. This is a story of an engineer, John Roebling, who was inspired by an idea of building a spectacular bridge to connect New York with the Long Island. The bridge building engineers throughout the world persuaded him to leave the idea as it was an impossible task, but he went on with his plan with determination and willpower with the help of his son, Washington. Although they met with a tragedy in which John Roebling lost his life, जिसमें John Roebling की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, and his son became paralyzed, but it could never even discourage the son, and he completed his father's dream bridge after the struggle of 14 years. 14 साल की कोशिश के बाद आखिरकार उसने अपने फादर का जो ख्वाब देखा हुआ ब्रिज था वो तकमील तक पहुंचाया. It is a highly inspiring lesson for the readers that determined man never changes his direction. ये एक बहुत अच्छा पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़ा मुतासिर करने वाला सबक है कि एक जो हौसला मंद इंसान होता है वो कभी अपनी सिमत चेंज नहीं करता, अपनी सिमत नहीं बदलता इन द फेस ऑफ सर्कमस्टांसेस, हालात के सामने, बट रिमेन परसिस्टेंट, बल्कि वो मुस्तकिल मिजाज रहता है. विद डिटर्मिनेशन वी मार्च फियरलेसली अहेड. इस हौसला के साथ हम आगे बढ़ते, बेखौफ व ख़तर आगे बढ़ते चले जाते हैं. विद फेथ, यकीन के साथ, अनटिल वी अचीव आवर गोल, जब तक कि हम अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते. नाउ coming to the explanation of the chapter. In 1883, a creative engineer named John Roebling was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island. In 1883 में क्रिएटिव इंजीनियर था जिसका नाम जॉन रॉयबलिंग था, उसको एक आइडिया ने मुतासिर किया, एक ख्याल ने, और वो ये था टू बिल्ड अ स्पेक्टेकुलर ब्रिज. कि स्पेक्टेकुलर मीन्स ग्रैंड ब्रिज, अमेजिंग ब्रिज. इंस्पायर्ड बाय एन आइडिया, मोटिवेटेड बाय एन आइडिया, उसको एक आइडिया ने मुतासिर किया बहुत ज़्यादा, उसको हौसला दिया. टू बिल्ड अ स्पेक्टेकुलर मीन्स amazing bridge connecting New York with the Long Island. However, bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible feat. लेकिन दुनिया में जितने भी पुल बनाने वाले इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा कि ये एक नामुमकिन काम है. फीट इज़ अचीवमेंट, ये एक नामुमकिन हसूल है किसी काम का. एंड टोल्ड रॉयबलिंग टू फॉरगेट द आइडिया, और उन्होंने रॉयबलिंग को कहा कि इस ख्याल को बिल्कुल भूल जाए. इट जस्ट कुड नॉट बी डन, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता. इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल, ये अमली काम नहीं है, ये सिर्फ एक ख्याल हो सकता है, ये ख्वाब हो सकता है, लेकिन ये अमली जामा इसको नहीं पहनाया जा सकता. इट हैड नेवर बीन डन बिफोर, और ऐसा इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया.
Second paragraph, Roybling could not ignore the vision of the bridge he had in his mind. लेकिन Roybling के जहन में जो विजन था, जो ख्याल था उस पुल का, वो उसे ना नज़रअंदाज कर सका. He thought about it all the time and he knew deep in his heart that it could be done. He just had to share the dream with someone else. उसे पता था, दिल से वो जानता था कि ऐसा हो सकता है. उसने सिर्फ ये ख्वाब किसी के साथ शेयर करना था. After much discussion and persuasion, he managed to convince his son Washington. बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद, persuasion means to urge someone, किसी को बहुत ज़्यादा डिस्कशन करके किसी को मुतासिर करना, किसी को मजबूर करना, ठीक है, किसी को यकीन दिलाना. टू अर्ज समवन, यकीन दिलाना, उससे डिस्कशन करके उसको मुतासिर करना, उसको परसुएट करना, उसको मजबूर करना. वॉशिंगटन अ बडिंग इंजीनियर. बडिंग मीन्स अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. नया वो अभी इंजीनियर बना था, बट विद लॉट ऑफ पोटेंशियल, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद थी. बडिंग इंजीनियर दैट द ब्रिज इन फैक्ट कुड बी बिल्ट, कि ये पुल असल में हकीकत में बन सकता है. Coming to paragraph number 3, working together for the first time, the father and son developed concepts of how it could be accomplished and how the obstacles could be overcome. अब पहली दफ़ा दोनों बाप बेटा मिल के काम करने लगे और उन्होंने पहले कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया, तस्वुरात बनाए कि कैसे इसको मुकम्मल किया जा सकता है और इसके दरमियान, इसके रास्ते में आने वाली जितनी मुश्किलात हैं उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है. With great excitement and inspiration, बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ, बहुत ज़्यादा हौसले के साथ, एंड द हेडीनेस ऑफ अ वाइल्ड चैलेंज. हेडीनेस मीन्स स्टिमुलेटिंग, बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटिंग, स्टिमुलेटिंग, एक्साइटिंग, एक्सिलरेटिंग, जो आपके जज्बे को बढ़ाता जाता है. हेडीनेस ऑफ वाइल्ड चैलेंज, ये एक बहुत ही वाइल्ड किस्म का उनके सामने चैलेंज था, लेकिन उसने इतना उनको उकसा रखा था. बिफोर देम, उनके सामने, दे हायर्ड देयर क्रू, उन्होंने फ़ौरन से अपना अमला भर्ती किया. एंड बिगेन टू बिल्ड देयर ड्रीम ब्रिज, और अपने ख्वाब का पुल बनाना शुरू कर दिया. द प्रोजेक्ट स्टार्टेड वेल. प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे तरीके से जोश और जज्बे से शुरू हुआ, बट व्हेन इट वाज ओनली अ फ्यू मंथ्स अंडरवे मीन्स इन प्रोग्रेस, अभी ये जारी था, कुछ ही महीने गुजरे थे और ये जारी था कि अ ट्रेजिक एक्सीडेंट ऑन द साइट टुक द लाइफ ऑफ जॉन रॉयबलिंग, के एक बहुत बड़ा हादसा हुआ उस जगह जहाँ पे काम हो रहा था, जिसमें जॉन रॉयबलिंग की जिंदगी चली गई. वॉशिंगटन वॉज इंजर्ड एंड लेफ्ट विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ ब्रेन डैमेज, और वॉशिंगटन बहुत ज़ख्मी हो गया और उसके कुछ हिस्सा, दिमाग का काफ़ी सारा हिस्सा जो था वो मफलूज हो गया. which resulted in him not being able to walk, talk or even move, जिसकी वजह से ना वो चल सकता था, ना बात कर सकता था, यहाँ तक कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था, वो सिर्फ लेटा रहता था थ्रू आउट. We told them so. Crazy men and their crazy dreams. Now, people had criticized them. People had taunted them. लोगों ने उन पे तंज करना शुरू कर दिया. People had given negative remarks after this accident. और इस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने नेगेटिव रिमार्क्स दिए. We told them so. हमने उन्हें बताया था. हमने उन्हें यही बताया था. लोगों का कहना यह था. Then someone said crazy men and their crazy dreams. पागल आदमी और उनके पागल ख्वाब. फिर किसी ने कहा इट्स फुलिश टू चेज वाइल्ड विजन्स. ये बहुत बेवकूफ़ बात है, जो अपने ये जो जंगली ख्यालात का पीछा करना, ये बेवकूफ़ाना अमल है. So everyone had a negative comment to make and felt that the project should be scrapped. Scrap means abandoned, discard, कि इस प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए. Scrap means छोड़ देना, abandon कर देना. So, since the Royblings were the only ones who knew how the bridge could be built, क्योंकि रॉयबलिंग और उसका बेटा ही ऐसे दो बंदे थे जिन्हें पता था, जिनके जहन में एक प्रोजेक्ट था, एक प्लान था, और उनके जहन में कॉन्सेप्ट्स थे कि इनको कैसे डेवलप किया जाएगा. तो अब तो ये प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए. In spite of his handicap, Washington was never discouraged. लेकिन अपने मफलूज होने के बावजूद वॉशिंगटन ने हिम्मत ना हारी and still had a burning desire to complete the bridge.
उसकी अभी भी अंदर से बहुत जलती हुई आग की तरह उसकी एक ख्वाहिश थी, और वो ये था कि इस पुल को मुकम्मल कर दे. एंड हिज माइंड वॉज स्टिल एज शार्प एज एवर, और उसका जहन अब भी इतना तेज था जितना वो पहले था. He tried to inspire and pass on his enthusiasm to some of his friends. उसने अपने कुछ दोस्तों को मुतासिर करने की कोशिश की, उनको इनकरेज करने की कोशिश की, और अपना जो जज्बा था वो उनमें मुंतकिल करने की कोशिश की. बट दे वर टू daunted by the task. Daunted means scared, afraid, worried. लेकिन वो लोग बहुत डरे हुए थे इस काम से. As he lay on his bed in his hospital room, जैसे ही वो अपने हॉस्पिटल के कमरे में अपने बेड पे लेटा हुआ था, with the sunlight streaming through the windows, और सूरज की किरणें जो हैं वो उसके खिड़की से अंदर आ रही थी. A gentle breeze blew the flimsy white curtains, और एक खूबसूरत हवा जो थी वो पतले सफ़ेद रंग के पर्दों को उड़ा रही थी. एंड ही वॉज एबल टू सी द स्काई, और वो आसमान को जैसे ही पर्दे उड़े उसकी नज़र आसमान पर पड़ी. एंड द टॉप्स ऑफ द ट्रीज आउटसाइड फॉर जस्ट अ मोमेंट, और एक लम्हे को उसने दरख्तों के टॉप ऊंचाई पे देखा. It seemed that there was a message for him not to give up. ये ऐसा लगा कि उसके लिए एक पैगाम है कि उसने छोड़ना नहीं है, अपना काम नहीं छोड़ना. Suddenly an idea hit him. अचानक उसके जहन में ख्याल आया. All he could do was move one finger and he decided to make the best use of it. वो एक कर सकता था, सिर्फ वो क्या कर सकता था कि एक अपनी फिंगर को हिला सकता था. उसमें ताकत थी एक फिंगर में हिलने की. सो बाय मूविंग हिज फिंगर ही स्लोली डेवलप्ड अ कोड ऑफ कम्युनिकेशन विद हिज वाइफ. अपनी वो उंगली हिला के उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी वाइफ के साथ एक कोड ऑफ कम्युनिकेशन, राब्ते का एक निज़ाम डेवलप, उसको तरक्की दे दी. कुछ ऐसे वर्ड्स वो लिखता कि उसकी वाइफ इंटरप्रेट करके समझ जाती कि वो क्या कहना चाह रहा है. Now he touched his wife's arm with that finger. वो उसने अपनी उस उंगली से अपनी बीवी के बाजू को टच किया, इंडिकेटिंग टू हर दैट ही वांटेड हर टू कॉल द इंजीनियर्स अगेन. और उसको बताया कि वो चाहता है कि इंजीनियर्स दोबारा वापस आ जाएं. देन ही यूज द सेम मेथड ऑफ टैपिंग हर आर्म टू टेल द इंजीनियर्स व्हाट टू डू. और फिर इसी तरीकों को उसने इख्तियार किया. वो टैप करता, टैपिंग आउट इंस्ट्रक्शंस ऑन द आर्म ऑफ हिज वाइफ. अपनी वाइफ के बाजू पे वो इंस्ट्रक्शंस लिखता था और इंजीनियर्स को बताता था कि क्या करना है. इट सीम्ड फुलिश. ये कुछ शुरू में बहुत कुछ बेवकूफ़ाना सा काम लगा, बट द प्रोजेक्ट वॉज अंडर वे अगेन. लेकिन सर हैरानगी की बात है कि प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो गया. शुरू में ये चीज़ बहुत एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको जस्ट टैपिंग आउट इंस्ट्रक्शंस ऑन द आर्म ऑफ हिज वाइफ ही कुड कंप्लीट इट. ये बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था. लेकिन प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो गया. उसकी वाइफ उन मैसेजेस को डी कोड करके इंजीनियर्स को बताती थी कि वो क्या कहना चाह रहा है, आगे कैसे बढ़ना है. For 13 years, Washington tapped out his instructions with his finger on his wife's arm. 13 साल तक वॉशिंगटन अपनी उंगली से अपनी बीवी के बाजू पर हिदायत लिखता रहा. Until the bridge was finally completed. यहाँ तक कि पुल मुकम्मल तौर पे बन गया. टुडे द स्पेक्टेकुलर ब्रुकलिन ब्रिज. आज ये बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत शानदार किस्म का पुल आज भी खड़ा है वहाँ, इन ऑल इट्स ग्लोरी, अपनी पूरी शान के साथ. एज अ ट्रिब्यूट, एज अ रिस्पेक्ट, टू शो ग्रेटिट्यूड. ये उन लोगों का शुक्रगुजार है. As it seems as if it is a tribute, it is a gratitude. It stands there in high respect, in admiration to the triumph of one man's indomitable spirit. Triumph, victory. उस बंदे की फतह की खुशी में ये वो वहाँ पे खड़ा है, उसकी रिस्पेक्ट में, उसकी तारीफ में ये पुल आज वहाँ खड़ा है. Indomitable means unyielding spirit. इनडोमिटेबल, इनविंसिबल, अनकॉन्करेबल, जिसको कोई ना हरा सका. ऐसी स्पिरिट जिसको, ऐसी हिम्मत जिसको कोई ना हरा सका. एंड हिज डिटर्मिनेशन, और उसके हौसले की वजह से, नॉट टू बी डिफीटेड बाय सर्कमस्टांसेस, जिसको हालात शिकस्त ना दे सके. ये पुल आज
اس بندے کو گریٹیٹیوڈ شو کرنے کے لیے وہاں موجود ہے, اس کی رسپیکٹ میں وہاں موجود ہے, اس کی تعریف میں وہاں موجود ہے, اس بندے کی جس کی اسپرٹ کو انڈومیٹیبل اسپرٹ تھی, نہ ہارنے والی اسپرٹ, اینڈ ہز ڈٹرمنیشن, اور اس کا حوصلہ جس کو حالات کبھی شکست نہ دے سکے. اٹ از آلسو اے ٹریبیوٹ ٹو دا انجینئرز اینڈ دیئر ٹیم ورک. یہ ان کی رسپیکٹ میں کھڑا ہے, یہ ان لوگوں کی بھی رسپیکٹ میں آج وہاں موجود ہے, ان انجینئرز کی, اور ان کا جو گروپ ورک تھا, انہوں نے جو مل کے کام کیا. اینڈ ٹو دیئر فیتھ ان اے مین ہو واز کنسیڈرڈ میڈ بائی ہاف دا ورلڈ, کیونکہ ان چند انجینئرز نے اس بندے پہ اعتبار کیا جس بندے کو آدھی دنیا نے پاگل کہہ کے ریجیکٹ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کام بالکل ممکن نہیں ہو سکتا. لیکن وہ انجینئرز اس بندے کے ساتھ کھڑے رہے اور اس کام کو تکمیل تک پہنچایا. اس لیے آج یہ پل ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے. اٹ اسٹینڈس ٹو ایز اے ٹینجیبل مونیومنٹ ٹو دا لو اینڈ ڈیووشن آف ہز وائف who for 13 long years patiently decoded the messages of her husband and told the engineers what to do. یہ پل آج ایز اے ٹریبیوٹ وہاں پہ موجود ہے, ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے ٹینجیبل مونیومنٹ. ٹینجیبل مونیومنٹ اپنی اصلی شکل میں, اپنی مٹیریل فارم میں موجود ہے. ٹینجیبل مینز مٹیریل فارم, ایگزسٹنٹ مونیومنٹ, یہ یادگار ہے, یہ میموریل ہے ٹو دا لو اینڈ ڈیووشن آف ہز وائف, اس کی وائف کی محبت اور مخلص پن کا, یہ پن کی ایک یادگار ہے یہ. فار 13 لانگ ایئرس, جس نے اتنے زیادہ 13 سال اس نے اپنے ہسبینڈ کے جو پیغامات تھے ان کو ڈی کوڈ کیا. شی کنورٹیڈ دیم انٹو اے لینگویج, اس نے سائنز اور سمبل سے اپنی وائف کو سمجھایا, اس نے اس کو لینگویج میں کنورٹ کر کے اس نے انجینئرز کو بتایا کہ کیا کرنا ہے. سو دس tangible monument, this memorial stands there as a tribute to the love and devotion of his wife too. Perhaps this is one of the best examples of a never say die attitude that overcomes a terrible physical handicap and achieves an impossible goal. شاید یہ بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے کس کی؟ نیور سے ڈائی ایٹیٹیوڈ کی, جو کبھی بھی نہ چھوڑنا, کسی کام کو کبھی نہ چھوڑنا. اینڈ اوور کمز اے ٹیریبل, نیور سے ڈائی ایٹیٹیوڈ, نیور گیو اپ, کبھی چھوڑنا نہیں, اور گیٹ ڈسکریج یا حوصلہ نہ ہارنے کی بہترین مثال ہے. دیٹ اوور کمز اے ٹیریبل فزیکل ہینڈیکیپ, جس نے جسمانی جو مفلوج یا اپاہج پن تھا اس پہ قابو پا لیا. اینڈ اچیوز این امپاسبل گول, جس کے ذریعے بندہ ناممکن مقاصد کو بھی حاصل کر سکتا ہے. This was all about chapter. This is a short chapter about determination of John Roebling. And coming to the questions of this chapter, what two cities John Roebling thought of connecting through the bridge? John Roebling thought of building a spectacular bridge in 1883. Spectacular, Shandar bridge. He thought to connect New York with Long Island through this bridge. He did not only think of it, but made this dream a reality. Question number 2. What did the bridge building engineers throughout the world think of Roebling's plan? پوری دنیا کے جو برج پل بنانے والے انجینئرز تھے وہ رائبلنگ کے منصوبے کو کیسے دیکھتے تھے؟ When John Roebling expressed his idea to connect the two cities of New York and Long Island through the spectacular bridge, جب جان رائبلنگ نے اس آئیڈیا کو ایکسپریس کیا کہ وہ دو شہروں کو ملانا چاہتا ہے ایک برج کے ذریعے, the bridge building engineers throughout the world thought that it was an impossible feat. یہ تو ایک ناممکن کام ہے, اچیومنٹ, ناممکن اچیومنٹ ہے. دے پرسویڈیڈ رائبلنگ ٹو forget the idea. انہوں نے مجبور کیا رائبلنگ کو کہ وہ اس خیال کو بھول جائے. As it had never been done before, جیسا کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. By anyone, کسی نے ایسا کبھی نہیں کیا. And it could not be done by him too. اور وہ بھی ایسا کبھی نہیں کر سکتا. Question number 3 is, how did Roebling finally succeed in convincing that the project could be accomplished? Roebling کیسے finally اس نے وہ یقین دلانے میں کیسے کامیاب ہو گیا کہ اس پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ Your answer is, Roebling could not ignore the vision of the bridge that he had in his mind. اس کے ذہن میں جو خیال تھا برج کا وہ اس کو نظر انداز نہ کر سکا. Though
the experts throughout the world persuaded him to leave the idea. दुनिया के जितने भी माहिरीन थे उन्होंने उसको persuade, उसे मजबूर किया कि इस ख्याल को छोड़ दे. But he knew deep in his heart that the bridge could be built. लेकिन वो अपने दिल में जानता था कि इस पुल को बनाया जा सकता है. He just needed someone to share his idea with. उसे बस कोई चाहिए था कि वो अपने जो उसके इस आइडिया को, इस ख्याल को सुन सके. Therefore, after much discussion and persuasion, बहुत ज़्यादा बहस के और बहुत ज़्यादा अर्जिंग के बाद, जब उसने अपने बेटे को बहुत मजबूर किया, he managed to convince his son Washington. वो उसने किसी तरह अपने बेटे को यकीन दिलाया, जिसका नाम वॉशिंगटन था, a budding engineer. budding जो अभी अभी इंजीनियर बना था, न्यू इंजीनियर, बट विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, लेकिन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं. दैट द ब्रिज इन फैक्ट कुड बी बिल्ड, कि ये पुल बनाया जा सकता है. Question number 4 is, what happened when the project was underway for only a few months? क्या हुआ जब चंद महीनों के बाद क्या हुआ जब प्रोजेक्ट अभी प्रोग्रेस में था, चल रहा था. When the project was underway only a few months, a tragic accident on the site took the life of John Roebling. जब ये प्रोजेक्ट कुछ महीनों तक चल रहा था, अंडरवे था, प्रोग्रेस कर रहा था, कि एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया उस काम की जगह पे. ऑन द साइट, काम की जगह पे बहुत बड़ा हादसा पेश आया जिसने जॉन राइबलिंग की जिंदगी ले ली, जबकि उसका बेटा वॉशिंगटन, while his son Washington was injured and left with certain amount of brain damage which made him paralyzed. He was not able to walk, talk or even move. उसका बेटा वॉशिंगटन, उसके जो आधे से ज़्यादा दिमाग मफलूज हो चुका था और वो मुकम्मल तौर पे अपाहज था, क्योंकि ना वो चल सकता था, ना बात कर सकता था, यहाँ तक कि हिल भी नहीं सकता था. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल आफ्टर द एक्सीडेंट? एक्सीडेंट के बाद लोगों का क्या जवाब था? पीपल क्रिटिसाइज्ड देम अ लॉट आफ्टर देयर एक्सीडेंट. उनके उस एक्सीडेंट के बाद लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा उन पे तनकीद की. दे इवन कॉल्ड देम मैड. उन्होंने उनको पागल भी कहा एंड फुलिश, बेवकूफ़ कहा. दे सेड दैट दे हैड ऑलरेडी टोल्ड रॉयबलिंग दैट इट कुड नॉट बी डन. उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही रॉयबलिंग को बता दिया था कि ये ऐसा नहीं हो सकता, एंड ही शुड फॉरगेट द आइडिया, और उसे इस ख्याल को भूल जाना चाहिए. People said, we told them so. Now you have to close them in inverted commas because these were the words of the people. We told them so, हमने उन्हें बताया था. And crazy men and their crazy dreams. पागल लोग and और उनके पागल ख्वाब. Again some people were of the view, कुछ लोग को ख्याल था, it's foolish to chase wild visions, के जंगली ख्यालात जो हैं उनका पीछा करना, उनको फॉलो करना एक बेवकूफ़ाना काम है. Question number 6 is, unable to speak or write, what method did Washington use to communicate with his wife? अपनी वाइफ से कम्युनिकेट करने के लिए वॉशिंगटन ने क्या तरीका इस्तेमाल किया, क्योंकि वो तो बोल भी नहीं सकता था, लिख भी नहीं सकता था. Washington was unable to walk, talk or move, and all he could do was to move his one finger only, and he decided to make the best use of it. By moving his finger, he slowly developed the code of communication with his wife. अपनी उंगली हिलाकर वो उसने अपनी वाइफ के साथ बात करने का एक तरीका इख्तियार कर लिया. He used to touch his wife's arm with that finger. उस फिंगर से अपनी वाइफ के बाजू को वो टच करता था, indicating to her that he wanted to call the engineers again. और उसे बताया, उस पे जाहिर किया कि वो engineers को दोबारा बुलाना चाहता था. Then he used the same method of tapping her arm to tell the engineers what to do. और फिर वो यही तरीका अपनी वाइफ के बाजू पे वो he used to tap out, वो लिखता था instructions और engineers को बताता था कि क्या करना है. Now question number 7 is, how did Washington communicate with his engineers for 13 long years? Washington was unable to walk, talk or move, and all he could do was to move his one finger only, and he decided to make the best use of it. By moving his finger, he slowly developed the code of communication with his wife. He used to touch his wife's arm with that finger, indicating to her that he wanted to call the engineers again. Then he used the same method of tapping her arm to tell the engineers what to do. For 13 years, Washington tapped out his instructions with his finger on his wife's arm until the bridge was finally completed. वो कुछ कोड्स लिखता था अपनी वाइफ के आर्म पे, उसके बाजू पे टैप
करके कुछ कोड्स बताता था, उसकी वाइफ उसको डी कोड करके लैंग्वेज में वो समझ जाती थी और इंजीनियर्स को बताती रहती थी कि अब आगे क्या करना है। यहाँ तक कि 13 साल की कोशिश के बाद उन्होंने इस पुल को अपनी तकमील तक पहुंचा दिया। So this was all about the exercise of determination. Coming to the summary, this is a real life story about the determination and courage of two engineers, John Roebling and his son Washington, to build the Brooklyn Bridge, a bridge in New York City. It is one of the oldest suspension bridges in the United States. In 1883, a creative engineer named John Roebling thought to make a spectacular bridge to connect New York with Long Island. When he expressed his idea, the bridge building engineers throughout the world discouraged him by saying that it was an impossible feat and it could not be done before. आपने दोबारा से ये स्टोरी बतानी है कि जब उसने एक्सप्रेस किया तो तमाम लोगों ने, जितने भी ब्रिज बिल्डिंग इंजीनियर्स थे पूरी दुनिया में, उन्होंने उसको डिस्करेज किया कि ऐसा कभी नहीं हुआ और वो भी इस ख्याल को छोड़ दे. बट रॉयबलिंग कुड नॉट इग्नोर द विजन ऑफ द ब्रिज दैट ही हैड इन हिज माइंड. लेकिन उसके जहन में जो ख्याल था उस पुल का, उसको इग्नोर ना कर सका. He knew deep in his heart that it could be done. वो जानता था दिल से कि ये ऐसा हो सकता है. After much persuasion and discussion, he managed to convince his son Washington that it could be done. They hired their engineers and started building their dream bridge. उन्होंने engineers को hire किया और अपना dream bridge बनाना शुरू कर दिया. But when the project was underway, जब ये progress में था, ये काम चल रहा था, a tragic accident on the work site took the life of Roebling while his son Washington became paralyzed. और work site पे, काम वाली जगह पे एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया जिसने रॉयबलिंग की जान ले ली और उसका बेटा वॉशिंगटन मुकम्मल तौर पे अपाहज हो गया. ही कुड नॉट वॉक टॉक इवन मूव. ना वो बात कर सकता था, ना चल सकता था, ना हिल सकता था. ही कुड मूव ओनली हिज वन फिंगर. वो सिर्फ अपनी एक उंगली हिला सकता था. द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड क्रिटिसाइज्ड एंड मॉक्ड बाय सेइंग. उन्होंने तनकीद की, मजाक उड़ाया, बाय सेइंग, ये कहकर, क्रेजी मैन एंड देयर क्रेजी ड्रीम्स. पागल आदमी और उनके पागल ख्वाब. एंड इट्स फुलिश टू चेज वाइल्ड विजन्स. और ये बेवकूफ़ाना अमल है कि हम अपने जंगली ख्यालात का पीछा करें. वाइल लाइंग ऑन हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए, ही सॉ सनलाइट स्ट्रीमिंग थ्रू हिज विंडो. उसने सूरज की किरणें अपनी खिड़की से अंदर आती हुई देखी. अ जेंटल ब्रीज फ्लू द फ्लिम्जी वाइट कर्टन्स. एक बहुत ही धीमी खुशगवार हवा पतले पतले सफ़ेद रंग के पर्दों को उड़ा रही थी. एंड ही वॉज एबल टू सी द स्काई. और वहाँ से उसको आसमान नज़र आ रहा था. एंड टॉप्स ऑफ ट्रीज आउटसाइड फॉर अ मोमेंट. एक लम्हे को उसने दरख्तों की ऊंचाइयाँ देखी, ऊंचे टॉप्स देखे. इट वॉज अ मैसेज फॉर हिम नॉट टू गिव अप. ये उसके लिए एक पैगाम था कि उसने पीछे नहीं हटना, उसने अपना काम नहीं छोड़ना. He developed a code of communication with his wife. उसने अपनी बीवी के साथ बातचीत का एक तरीका इख्तियार कर लिया. He touched his wife's arm with his finger. वो अपनी बीवी के बाजू को अपनी उंगली से टच करता, indicating to her to call the engineer अगेन, और उसे बताता कि वो इंजीनियर्स को दोबारा से बुला ले. देन ही यूज द सेम मेथड ऑफ टैपिंग हर आर्म टू टेल द इंजीनियर्स व्हाट टू डू. फिर उसने इसी तरह अपने बाजू, अपने वाइफ के बाजू पे वो लिखता गया और इंजीनियर्स को बताता गया कि क्या करना है. इट सीम्ड फुलिश. ये कुछ शुरू में बहुत ही अहमकाना काम लगा, बट द प्रोजेक्ट वॉज अंडर वे अगेन. लेकिन प्रोजेक्ट दोबारा से प्रोग्रेस में आ गया, चल पड़ा. फॉर 13 long years he tapped out his instructions with his finger on his wife's arm. 13 साल तक वो अपनी हिदायत को अपनी बीवी के बाजू पर लिखता गया. until the bridge was finally completed. यहाँ तक कि पुल मुकम्मल तौर पे बन गया. Today this spectacular Brooklyn Bridge stands with all its glory. आज ये अपनी पूरी शान के साथ वहाँ मौजूद है. इसका नाम ब्रुकलिन ब्रिज है. as a tribute
to the triumph of one man's indomitable spirit. یہ ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے اس بندے کی نہ شکست کھانے والی جو روح تھی, اس کا جو حوصلہ تھا, and his determination not to be defeated by circumstances, اور اس کا حوصلہ جس کو حالات کبھی شکست نہ دے سکے. انڈومیٹیبل اسپرٹ, انڈومیٹیبل جو کبھی جس کو کوئی ہرا نہیں سکتا, جس پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا. اٹ از آلسو اے ٹریبیوٹ ٹو دا انجینئرز اینڈ دیئر ٹیم ورک. یہ ان انجینئرس کے لیے بھی ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے اور ان کا جو گروپ ورک ہے, مل کے جو انہوں نے کام کیا. اینڈ ٹو دیئر فیتھ ان اے مین ہو واز کنسیڈرڈ میڈ بائی ہاف دا ورلڈ, کیونکہ انہوں نے ایک ایسے آدمی پہ یقین کر کے وہ کام کرتے رہے جس کو آدھی دنیا نے پاگل قرار دے دیا تھا. اٹ اسٹینڈس ٹو ایز اے ٹینجیبل مونیومنٹ ٹو دا لو اینڈ ڈیووشن آف ہز وائف. یہ آج وہاں پہ اپنی مٹیریل فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے, موجود ہے. ٹینجیبل مونیومنٹ, مونیومنٹ میموریل, یہ ایک یادگار ہے ٹو دا لو اینڈ ڈیووشن آف ہز وائف, اس کی بیوی کی محبت اور اخلاص کی, who for 13 long years patiently decoded the messages of her husband, جس نے 13 سال کے ایک لمبے عرصے تک اپنے ہسبینڈ کے جو پیغامات تھے ان کو لینگویج میں تبدیل, بہت صبر سے, پیشنٹلی ڈیکوڈیڈ, بہت صبر سے ان کو ڈیکوڈ کیا, آسان الفاظ بنائے. اینڈ ٹولڈ دا انجینئرز وٹ ٹو ڈو, اور انجینئرز کو بتایا کہ وہ کیا کریں. Perhaps this is the best example of never say die attitude that overcomes a terrible physical handicap and achieves an impossible goal. شاید یہ بہترین مثال ہے کہ کبھی نہ ہارنے کی, never say die attitude, کبھی پیچھے نہ ہٹنا, کبھی اپنے کام کو نہ چھوڑنا, کبھی نہ ہارنا, کبھی شکست نہ کھانا. دیٹ اوور کمز اے ٹیریبل فزیکل ہینڈیکیپ, جو کہ ایک جو جسمانی جو اپاہج پن تھا اس پہ قابو پا لیا. اینڈ اچیوز این امپاسبل گول, اور جو ناممکن مقصد تھا, ناممکن کام تھا, اس کو حاصل کر لیا, اس کو آخرکار ممکن بنایا. دس از دا بیسٹ ایگزامپل آف نیور سے ڈائی ایٹیٹیوڈ, کہ فزیکل ہینڈیکیپ کے باوجود انہوں نے ہی نیور گیو اپ, اس نے اپنے کام کو نہ چھوڑا. That was all about explanation of the chapter, question answers and summary of the chapter at the end. پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا, کمنٹ کر دیجئے, شیئر کیجئے اس کو جتنا ہو سکے اپنے فرینڈس کے درمیان, اور اس کو سبسکرائب کیجئے گا. I thank you all.